अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर रूल, वॉल्यूम एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्रैमर रूल बेसिकली हमारे पास एक मैथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है जिसमें हम अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके अपनी x1, x2, x3 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास वो कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है, ax इज इक्वल टू b। हमें क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हो सकती हैं। हमें क्या करना है, उनमें से रिक्वायर्ड x1, x2, x3 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो हम क्रैमर रूल से फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7 क्रैमर रूल के लिए। लेट A बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स का नाम है जो है इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल आता है 0 के। फॉर एनी बी इन आर एन द यूनिक सोल्यूशन x ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी हैज़ एंट्रीज गिवन बाय। यहाँ पर देखें, हमारे पास जो एक मैट्रिक्स होता है वो डिफरेंट वेक्टर से मिलकर बनता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें, ये v1 है मेरे पास, आप समझ लें v2 है एंड v3 है। मुझे क्या करना है, x1, x2, x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x1 जो है मेरा किसके इक्वल होगा, x1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a, ओके। और साथ में हमारे पास आएगा b हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा एक कॉलम है। हमारे पास जैसे ये देखें, हमारे पास एक दिया गया है a1b और इसमें हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं a1 से लेकर an, और दरमियान में हमारे पास क्या है, एक b यूज हो रहा है। ठीक है, b आपको पता है कहाँ से आता है, ax इज इक्वल टू b होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ax इज इक्वल टू b में हमारे पास a मैट्रिक्स होगा और हम b को यूज करते हुए x1, x2, x3 की वैल्यूज निकालेंगे। x1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे b को, ओके, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये मेरे पास वैल्यू होगी x1 की। इसी तरह हम जो है वो वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, 1 से लेकर n तक के लिए फाइंड कर सकते हैं। हम एग्जांपल से आगे देखते हैं, आपको जो है वो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, क्रैमर रूल से हमें ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, ax इज इक्वल टू b जब हमारे पास फॉर्म होगी तो हम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है, इन इक्वेशंस को पहले हम ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है a हमारे पास क्या है, a हमारे पास ये आएगा और x की जगह पे क्या आएगा, x1, x2 आ जाएगा, x2 एंड इसके इक्वल में आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 8 जो है b की वैल्यू। ओके, यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगी x1 एंड x2। अब ये हमारे पास a है, हमने क्या करना है, a1b, यानी कि a1 में हमारे पास आएगा, a1 का मतलब है कि a1 ये जो हमारे पास मैट्रिक्स a है, इसके फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू है 3 एंड -5, बट हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अपनी b की वैल्यू जो है हमारे पास 6 एंड 8। यहाँ पर हमने लिख दी 6 एंड 8 फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, सेकंड कॉलम की जगह हमारी मैट्रिक्स a की ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एंड देन a2b लिखना है। a2b का क्या मतलब है, a2b का मतलब है कि हम a की 2 पोजीशन पे जाके b पुट कर देंगे, यानी कि 2 कौन सी है, ये वाला, a के 2 कॉलम पे हम b पुट कर देंगे और जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो मैट्रिक्स a, फर्स्ट कॉलम जो है वो मैट्रिक्स a से ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास a1b आ चुका है, ये हमारे पास a2b आ चुका है। आपको अगेन बता दूं, a1b का क्या मतलब है कि a मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या पुट करना है, b पुट करना है। यहाँ से आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम b लिख देंगे, 6 और 8, और सेकंड कॉलम वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, एंड देन a2b का क्या मतलब है कि कॉलम 2 पे, a के कॉलम 2 पे हम b पुट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम जो है वो मैट्रिक्स a से वैसे ही आ जाएगा। तो फार्मूला हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो है हमारे पास x1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1b डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ
ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आपको पता है कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 4 12 माइनस 5 2 10। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमें पुट करना है यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसका, इस मैट्रिक्स का जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B बनाया है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, 6 4 24 माइनस 8 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 24 + 16, ये हमारे पास आ गया है 40 आ गया है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर हम क्लियर करके लिख लेते हैं, A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 2। ओके, A1 B का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 40। ओके, एंड देन हमें फाइंड करना है A2B का डिटर्मिनेंट। A2B का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि ये है। जब ये मल्टीप्लाई होगा, 8 3 are 24 माइनस 6 5 are 30, ये हमारे पास हो जाएगा 24 + 30 54 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख के रख लें कि A2B का हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है 54। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। अब हमें फार्मूला पता है, उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x1 के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1B हमारे पास आया है 40 हम ऊपर रखेंगे। नीचे क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करना है, जो कि आया था 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x1 का आंसर आ जाएगा 20, इसको कटिंग करने के बाद। ठीक है, इसी तरह x2 का आंसर फाइंड करते हैं। x2 के लिए क्या करना है, A2B का डिटर्मिनेंट हमारे पास 54 आया है। 54 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 2, जब हम इसे कटिंग करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। इस तरह से अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है, तब भी हम क्रैमर रूल से जो है A1B, A2B, A3B करके x1 x2 की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 2 इक्वेशंस दी गई हैं। हमने सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख लेना है, A1B लिख लेना है, A2B लिख लेना है। ठीक है, A2B लिखने के बाद हमने क्या करना है, A का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, A1B का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है और A2B का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। बट यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है उसके x2 के साथ हमारे पास एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है s, और फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट की जगह पर s आ रहा है। ठीक है, ये भी हमने एज इट इज़ लिख लेना है। इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आया है 3s² - 12। ठीक है, इसमें से अगर हम 3 जो है वो कॉमन ले लें तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन रहे हैं 3s + 2 s - 2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है A, डिटर्मिनेंट ऑफ A। ओके, अब हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A1B, जो कि ये है। डिटर्मिनेंट ऑफ A1B फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से फाइंड करते हैं 4 को 4s माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4s + 2। डिटर्मिनेंट ऑफ A2B फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 3s माइनस, बाद में माइनस प्लस हो जाएंगे, और 24। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A1B है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A2B है। x1 x2 की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x1 डिटर्मिनेंट ऑफ A1B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। A1B का जो हमारे पास आंसर आया था वो ये आया था 3s + 24, सॉरी ये आया था हमारे पास 4s + 2, ये पुट किया और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ A पुट किया कर दिया। x2 के लिए हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आया था 3s + 24, वो लिखा और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ A पुट कर दिया। इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देखें x2 की वैल्यू में से अगर हम यहाँ से 3 जो है वो कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो बाहर हमारे पास अंदर हमारे पास बच जाएगा s + 8। ठीक है, और बाहर हमारे पास आ जाएगा 3, जो कि नीचे वाले 3 के साथ
नीचे वाले 3 के साथ कटिंग होने के बाद हमारे पास जो है वो इक्वेशन सॉल्व होकर हमारे पास आ गई है s+8 डिवाइडेड बाई s+2 s-2। ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, उसके लिए आपको पता है हमारे पास जो फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है इन्वर्स के लिए, a के इन्वर्स के लिए। ये तो फार्मूला हमारे पास बेस्ट रह जाता है अगर हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स हो, हम डिटर्मिनेंट भी इजीली फाइंड कर लेते हैं और एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स हो, 4/4 मैट्रिक्स हो, उसमें हम डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लेते हैं लेकिन एडजॉइंट फाइंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स हो, 4/4 मैट्रिक्स हो, तो उसका हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। एडजॉइंट हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इस तरह मेरे पास 2/2 मैट्रिक्स हो, यहाँ पर हो A, B, C एंड D, और इसका एडजॉइंट क्या होगा, मेरे पास A एंड D की जो है वो जगह चेंज हो जाएगी, एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे। D यहाँ पर आ जाएगा, A यहाँ पर, और जो B और C है इनके साथ नेगेटिव के साइन आ जाएंगे। ये हमारे पास होता है एडजॉइंट। ठीक है, अगर इस तरह हो तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं 2/2 में। अब हम देखते हैं कि 3/3 मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये वही इन्वर्स का फार्मूला बताया गया है, ये वाला। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम एग्जांपल से ही समझते हैं। ये मुझे एक मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स दिया गया है, हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। और आपको पता है कि इसके लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट चाहिए होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करना सीखा है। आपको पता है इनकी पोजीशंस जो हैं वो कैसे होती हैं। इसकी पोजीशन है यहाँ से 1 1, रो 1 रो 2, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, थर्ड पे आएगा रो 1 कॉलम 3। पहले हमारे पास जो वैल्यू आती है, ऐसे होता है ना, हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा तो एलिमेंट समझ लें उसके साथ i और j होता है। तो i हमारे पास जो होता है वो रो के लिए होता है और जो j होता है वो कॉलम के लिए होता है। जैसे सेकंड में हमारे पास जो है रो बदल गई है तो उसके लिए हो जाएगा 2 1 2 2 2 3। इस तरह जो है वो वैल्यूज़ चेंज होंगी। पहले हम इसी तरह एलिमेंट के लिए उन्होंने जो वर्ड चूज़ किया है वो है C चूज़ किया है। पहले उन्होंने C11 C21 C31 ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। C11 कैसे फाइंड करेंगे, C11 का मतलब है कि C11 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास। और आपको पता है कि फर्स्ट ये जो मैट्रिक्स होता है इसका ऑर्डर किस तरह होता है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, वो भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव देन पॉजिटिव। लेकिन जो सेकंड रो होगी उसमें फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव देन पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप कर देना है। C11 फाइंड कर रहे हैं मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप हो गया है। हमारे पास जो बाकी 2/2 मैट्रिक्स बचा है वो सिंपली आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देती हूँ तो ये 2/2 मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसका इजीली मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। देन C12 है। C12 का क्या मतलब है, C12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, पहला जो नंबर होता है वो रो का होता है। उसको करने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग 2/2 मैट्रिक्स है वो आ जाएगा। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 3। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है C13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रो चेंज कर लेंगे। अभी हमारी रो जो थी वो फिक्स थी बट कॉलम चेंज हो रहा था। अब क्या होगा, C21 मतलब रो 2 फर्स्ट कॉलम। ठीक है, देन हमारे पास होगा C22 मतलब 2 कॉलम 2 रो। उसके बाद होगा C23 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह आपको जो है आई होप ऑर्डर समझ में आ गया होगा। इनकी जब हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा
तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एडजॉइंट के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, C11 की जगह पे -2, C12 की जगह पे 3, C13 की जगह पे 5। इस तरह हम जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट आ जाएगा, सॉरी एडजॉइंट आ जाएगा। देखें यहाँ पर मैं लिखती हूँ -2, सेकेंड वैल्यू है मेरे पास 3, 5, 14, -7, -7। ये जो है ऑर्डर में फाइंड की गई है, इसीलिए मैं ऑर्डर में लिखती जा रही हूँ। ये नहीं आपने समझना कि आप जैसे भी ऑर्डर में फाइंड करेंगे वैसे ही ऑर्डर में लिखते जाना है। C11, C12, C13, इसका ख्याल रखना है आपने। C31 की क्या वैल्यू आई है, 4, देन 1 एंड देन -3। ये मेरे पास क्या आ गया है, एक मैट्रिक्स आ गया जिसके मैंने डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लिए हैं अलग अलग करके। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इस रो को -2, 3, 5, इसको मैं कॉलम में चेंज कर देती हूँ -2, 3, 5। देन सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14, -7, -7। थर्ड रो को चेंज करते हैं तो 4, 1, -3। ये है हमारे पास एडजॉइंट। तो अब हम फार्मूला में पुट करते हैं। आपको पता है जो हमारे पास फार्मूला है इन्वर्स फाइंड करने का, वो है 1/a डिटर्मिनेंट। यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपने क्या करना है, जो फार्मूला था उसको लिख लेते हैं एक बार, और अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लेना है 3/3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर एक्सपेंशन के ज़रिए से। और फिर क्या करना है, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 14 और एडजॉइंट साथ में लिख लिया। एडजॉइंट का जो ऊपर हमने मैट्रिक्स फाइंड किया था वो लिख लिया। और अब हमने क्या करना है, 14 को अंदर डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया है हमारे 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ पर एक और जो है वो आपको ट्रिक बताई गई है, एडजॉइंट ऑफ A डॉट A। ठीक है, एडजॉइंट जो हमने फाइंड किया है वो और A को अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों मैट्रिक्स को, अगर तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यहाँ से अगर 14 में जो है वो बाहर निकाल लूँ तो ये I आ जाएगा। ठीक है, और I अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो जो भी वैल्यू इसके पिवट पोजीशंस में आ रही होगी, 14 आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो है 14। अगर जब भी आप एडजॉइंट ऑफ A और A को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास पिवट पोजीशंस पे, इसकी पिवट पोजीशंस पे जो है वो कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तीनों पिवट पोजीशंस पे, बाकी हर जगह 0 आ रहा है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपके पास 2 होगा। ये हमारे पास एक ट्रिक थी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.3, यूज ग्रामर रूल टू कंप्यूट द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 to 6 के लिए हमें क्या करना है, ग्रामर रूल को यूज करते हुए अपनी वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें दो इक्वेशंस दी गई हैं हमें, 5x1 प्लस 7x2 इज इक्वल टू 3, 2x1 प्लस 4x इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स A निकालना है। मैट्रिक्स A के बाद हमने निकालना है A1B एंड देन निकालना है A2B। इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेने हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है हमारे पास 6 आया है। देन हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1B निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A2B निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A1B का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स A का, वहाँ पर B की वैल्यू आ जाएगी। A2B का मतलब है कि जो सेकेंड कॉलम है उसकी जगह पे B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला है x1 x2 फाइंड करने का। डिटर्मिनेंट ऑफ A1B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A1B का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ AB2 का जो आंसर आया है वो आया है -1। अब हम फार्मूला में पुट करते हैं तो अपनी जो है वो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A हम ऑलरेडी हमारे पास 6 आ चुका है। वैल्यूज पुट करने के बाद जो है वो ऊपर मेरे पास 5 आ गया और नीचे क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। ये था हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू
7। यहाँ से हमने क्या करना है, ए लिख लिया और ये लिख लिया साथ में बी। पहले हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे आया है, 4 2 8 माइनस 3 1 3, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 आ गया है। ए बी 1 निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 बी निकालने के बाद हमारे पास आंसर आया है 5। इसी तरह ए बी 2 निकाला तो उसका हमारे पास आंसर आया है 10। अब हमने क्या करना है, 5/5 ओके फार्मूला में पुट करना है 10/5, तो हमारे पास x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2। ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें भी देख लें आप, वही दो इक्वेशंस दी गई हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A1b, फिर A2b, और फिर जो है वो वैल्यूज़ में फार्मूला में पुट करने के बाद हम अपनी रिमेनिंग वैल्यूज़ निकाल लेंगे x1 x2 की। क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक जो है वो सेम मेथड से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने क्रैमर रूल यूज़ करते हुए x1 x2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर एस यूज़ किया गया है फॉर विच द सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन एंड डिस्क्राइब द सोल्यूशन। सोल्यूशन को हमने लास्ट पे डिस्क्राइब भी करना है। तो चलिए इन इक्वेशंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो हमारे पास सेम मेथड से क्वेश्चन होंगे 7 से लेकर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें जो है सबसे पहले हमने क्या किया है, ए लिख लिया, बी लिख लिया, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A1b फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ऑफ A2b फाइंड किया। हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ चुकी हैं। ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A1b, ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A2b। नेक्स्ट हमने डिटर्मिनेंट गेट करने के बाद जो है वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूलाज में। x1 के लिए, x2 के लिए। x1 के लिए देखें 10s + 8 12s² - 3, ये हमारे पास x2 के लिए आया है। अब क्या किया है, यहाँ से ऊपर से 2 जो है वो कॉमन आ रहा था, नीचे से जो है वो 12 जो है वो ऑलरेडी कॉमन में है। तो ये कटने के बाद हमारे पास 1/6 आ गया है, s + 4 आ गया है, s² - 3। आप s² - 3 को आपको पता है नहीं, उसे नहीं लिख सकते, मुझे लगा ये 9। नेक्स्ट हमारे पास है x2 के लिए। x2 के लिए हमने क्या किया है, ऊपर नीचे हमारे पास ऑलरेडी 12 जो है वो कॉमन में है। ऊपर से देखें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं कॉमन ले सकते। ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं 4 3s are 12 एंड 4 का टेबल जब हम 15 तक पढ़े तो हमारे पास 45 आता है। यहाँ से आपने जो है वो 4 कॉमन नहीं लेना, ये बाय मिस्टेक हो गया है। आपने यहाँ से कॉमन लेना है 3 कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर हमारे पास अंदर वैल्यू बचेगी वो हमारे पास होगी 4 एंड यहाँ पर बच जाएगी 15। ओके, देन ऊपर है हमारे पास 3 जो हमने कॉमन लिया है। कटिंग करने के बाद नीचे हमारे पास आ जाएगा 4। देन हमारे पास ये हमारे पास जो आंसर आया है x1 एंड x2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो हमने सेम मेथड से करने हैं। वो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खुद ही सॉल्व करने हैं। x1 एंड x2 के लिए आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। हमने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स कैसे फाइंड करना है, जो हमने थ्योरम पढ़ा था पीछे 8 थ्योरम, उसके ज़रिए से फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। उसका जो इन्वर्स का फार्मूला होता है वो हमें पता है, और इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। C11 का क्या मतलब है, इसको हाइड कर दो, बाकी ये वाली वैल्यूज़ लिख लो। ये वाला मैट्रिक्स लिख लिया। जब हम ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पर देखें, जब हम जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C11 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। C12 फाइंड करेंगे, C13, C21, C22। अब क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। वो जो ट्रांसपोज हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारा एडजॉइंट होगा। फिर हमने क्या करना है, इस वैल्यू में पुट करना है। डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो 5 आया है, जो है ये एक्सपेंशन करने के बाद जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है, 5 आया है, और जो है एडजॉइंट हमारे पास ये आया है। 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास
हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने 3x3 मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, सॉरी इन्वर्स फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, वो ये है कि यहाँ पर आपको पता है जब हम इसको मिलाकर वैल्यूज़ को एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आता है 0, 5, 5, -1, -1, -2, 10, सॉरी यहाँ पर आएगा 0, 3, 2 की जगह पे आएगा -5 एंड C3 की जगह पर आएगा 10। आई होप मैंने जो वैल्यूज़ हैं वो ठीक पुट की हूँ। अब हमारा ये एडजॉइंट नहीं है, जब तक हम इसका जो है वो ट्रांसपोज नहीं लेंगे हमारे पास ये एडजॉइंट नहीं बनेगा। हमें इन वैल्यूज़ को जो हमने C11, C22 फाइंड की हैं इनको एक मैट्रिक्स में लिखने के बाद हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज के बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एडजॉइंट होगी। तो मुझे लगता है जो नीचे इन्होंने आंसर सॉल्व किया है उसमें एडजॉइंट नहीं लिया मैट्रिक्स का, तो आपने ये याद रखना है कि एडजॉइंट लेने के बाद जो है डिटर्मिनेंट अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये थी हमारे आज तक की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा है कि हम किस तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, सॉरी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, एंड देन हमने क्रैमर रूल जो है वो डिस्कस किया। आई होप आपको जो है वो वीडियो की समझ आ गई होगी। हमने जो है डिफरेंट एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं और देन क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज के। अगर आप फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।